नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम, बस्ती, जयपुर, राजस्थान से आज उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर। विषय है आज लगभग 1.25 साल से फैल रही इस महामारी को लेकर। विगत 1.25 साल में लगभग लोग इस महामारी से इतने परेशान हो रहे हैं और कुछ समय तक ये समस्या सधी, लेकिन दोबारा अब इसने विकराल रूप ले लिया है। बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट नहीं कराना है। RT-PCR टेस्ट कराने जब हम जाते हैं तो वहाँ से संक्रमण लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ आ रहे हैं और लगभग सारे सस्पेक्ट वहाँ जाते हैं। तो वहाँ अगर हम जाएं कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए तो हो सकता है कि उस समय हमको ना हो, लेकिन टेस्ट करवाने गए तो वहाँ से हमको कोरोना का संक्रमण लग जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ट ज़रूर कराएं। जैसे ही कोई भी बुखार, खांसी, जुकाम ऐसा लक्षण शरीर में उत्पन्न हो तो सबसे पहले RT-PCR टेस्ट कराएं और उसके हिसाब से अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से लिया जाए, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो भी उसको कोरोना का ही लक्षण माना जाए और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट लिया जाए। तो ये जो दोहरी बातें समाज में फैलाई जा रही हैं, पूरी दुनिया में फैलाई जा रही हैं, ये दोहरी बातों से लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। माहौल डर का बना हुआ है और डर के लिए तो बहुत पुराने काल में ही महर्षि चरक जी ने एक बहुत ही बढ़िया वाक्य लिखा था, स्लोगन लिखा था। उन्होंने बोला था कि जो डर के माहौल में रहेगा, जो डर के रहेगा, डरा हुआ रहेगा, उसका रोग बढ़ जाएगा। और अगर डर की वजह से रोग बढ़ सकता है तो निश्चित ही ये जो कोरोना का महा काल जो चल रहा है उसमें भय की ही अवस्था बनी हुई है। इतना भय जो लोगों को बिल्कुल घरों में बंद करके रखने पर, अपने आप को बंद करके रखने पर लोगों को मजबूर कर रखा है। जिस भय ने, भय ही है। अगर भय ना हो तो कहाँ कौन किसकी मानने वाला है। एक कोरोना का भय, दूसरा फिर शासन ने जो सख्ती बरतना चालू करी है उसका थोड़ा बहुत भय होता है कि बाजार जाएंगे तो पुलिस वाले हैं, डंडे मारेंगे। लेकिन जो कोरोना की बीमारी का भय है, ये भय जो है ये लोगों में इतना व्याप्त हुआ है कि जैसे ही लोग डरते हैं, डरते ही उनकी जिजीविषा जो है, जीने की इच्छा जो है, वो कम होने लग जाती है। और जिजीविषा को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी माना जाता है। जिजीविषा को ही माना जाता है आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता। जिजीविषा कम तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम। और ऐसे समय में जब रोग फैला पड़ा है और रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी कम हो जाए तो निश्चित ही रोग के लक्षण, रोग कारक रोगाणुओं का साहस दोनों ही बढ़ेंगे ऐसे समय में। तो हमें बहुत सुलझी हुई मानसिकता के साथ, बहुत एहतियात के साथ जीवन का यापन करना है। और कुछ मूल चीज़ें हैं जो अगर हम नियमित पालन करते रहें तो निश्चित ही वो कोरोना में हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत अच्छा मदद करेंगी। लोग कह रहे हैं कि काढ़ा पीने से कुछ नहीं होता, कुछ लोग कह रहे हैं काढ़ा पियो और बिंदास घूमो। तो ये भी दो अलग अलग बातें हैं। काढ़ा पीने से कुछ नहीं होता ऐसा भी नहीं है, लेकिन काढ़ा पी लिया है इसका मतलब अपन ये समझने लग जाएं कि हमने तो अमृतत्व की बटी पी ली है तो हम तो ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे। वो भी गलत है। काढ़ा पीने से एकदम से ऐसा नहीं होता कि काढ़ा पी लिया तो इम्यूनिटी आज ही बढ़ जाएगी और फिर हम कहीं भी घूमेंगे फिरेंगे, जो कोविड पॉजिटिव है उनको गले से लगाते घूमेंगे और हमको समस्या नहीं होगी। ये सोच भी गलत है। दोनों ही चीज़ें गलत है।
तो अब हमको करना क्या चाहिए? हम विशेष रूप से कुछ ऐसी चीज़ों का पालन करें जो हमारे शरीर में से गंदगियों को निकालने का काम करे, जो हमारे शरीर में से विषाक्त पदार्थ जो शरीर में जमा होते जा रहे हैं उनको निकालने का काम करे, जो हमारे शरीर की शुद्धि करवाने का काम करे। और शुद्धि करवाने में सबसे पहला नियम जो है वो बहुत ही शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सवेरे जल्दी जागें, जागते ही कम से कम 2 गिलास, और अगर पॉसिबल हो जाए तो 3 गिलास 4 गिलास तक पानी एक साथ हल्का गुनगुना करके। अभी तक अपन बोलते थे कि पानी को गर्म करके नहीं पीना है, लेकिन इस समय चूंकि गले की खराश, गले में समस्या, गले का चौक हो जाना या गले का बैठ जाना या गले में कफ का जमने की वजह से गले का चिपक जाना, ये जो समस्याएं चल रही हैं, ऐसे समय में हम सादा या ठंडे पानी का उपयोग नहीं कर सकते। ठंडे पानी का तो कभी भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अभी हम हल्का गुनगुना पानी पिएंगे। जागते ही सबसे पहले पानी पीना है, बड़े बड़े घूंट जल्दी जल्दी पानी पी लेना है। पानी पिया, पानी पी के हम फ्री हुए, 10 मिनट रुकना है और उसके बाद फिर मोशन जाना है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जागे, दूसरे नंबर पर पानी पिया, तीसरे नंबर पर मोशन जाना है। मोशन जाके हाथ मुंह धोया, अब हमको करना है मंजन। मंजन करें। मंजन के लिए अगर संभव हो तो ओरल हाइजीन के लिए बेस्ट होता है आजकल नीम की डंठल जो है, नीम की दातुन जो है, वो बंडल बना बना कर लोग शहरों में बेच रहे हैं और बहुत अच्छी बिक्री है इनकी, बहुत अच्छे तरीके से लोग इससे पैसा कमा पा रहे हैं। तो नीम की दातुन अगर अवेलेबल हो सकती है कहीं से तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं हो पाए तो जो भी आप पेस्ट या जो भी मंजन आप घरों में उपयोग करते हैं ब्रश करने के लिए या मंजन करने के लिए, तो उसका आप उपयोग करें। और उसके बाद फिर आपको हल्का गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस पानी से गरारे करने हैं। और गरारे का मतलब, एक समस्या सबसे बड़ी ये है, गरारा लोग सोचते हैं गरारे पानी भरा थूक दिया और बोले हो गए गरारे। ये गरारा नहीं है। गरारे का मतलब होगा कि आप एक बार में कम से कम 300 ml पानी से गरारे करें। एक बार आपने 15 ml 20 ml पानी भर लिया, उस पानी को मुंह को पूरा गर्दन को ऊपर करके फिर आपने लगभग 15 सेकंड के लिए ऊपर मुंह करके गले पे वो गर्म पानी टच हो अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर उस पानी को बाहर निकालना है। उसके बाद फिर आपको जो गले में थोड़ा बहुत भी कफ ढीला होता है गर्म पानी, नमक और हल्दी की वजह से, गर्म पानी और नमक की वजह से, वो उस कफ को इस तरीके से कफिंग करके उस पूरे कफ को निकाल देना है। फिर पानी भरना है, फिर 15 सेकंड के लिए ऊपर करना है मुंह को, और फिर पानी को निकाल देना है। कम से कम इस तरीके से कम 5 बार तो करना ही करना है। अगर आप एक बार में लगभग 20 ml पानी मुंह में भर रहे हैं तो फिर आप 5 बार करेंगे तो 100 ml पानी से ही होता है। जबकि इसको कम से कम 200, 250, 300 ml पानी से अगर कर लेते हैं आप तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सवेरे सवेरे ही पूरा गला आपका सही हो जाएगा, पूरा गला साफ हो जाएगा। म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं यहाँ गले में, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स इस तरीके से फोल्ड बना के रह रही है गले में, तो उस पूरे के पूरे म्यूकोसल लेयर की पूरी सफाई हो जाएगी। जो भी चिपका हुआ कफ होगा, जो भी खाने पीने के छोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे, वो सारा का सारा निकल के बाहर आ जाएगा और आपके थ्रोट हाइजीन को मेंटेन करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी इस प्रोसेस को करने से। तो एक ये हो जाए। इसके बाद फिर आप सवेरे सवेरे व्यायाम में थोड़ा बहुत अपनी छतों पर ही, अभी आप बाहर ना निकलें, ये ध्यान रखें, अपनी छतों पर टहल सकते हैं। अगर आपके कॉरिडोर में जगह है, आपके घर में अंदर इतनी जगह है जहां शुद्ध वायु का आदान प्रदान हो रहा हो, या फिर छत पे सवेरे सवेरे जाके जितना आप टहल सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उतना टहलें। टहलने के बाद जिन लोगों के घुटनों में और एड़ियों में दर्द नहीं है वो रस्सी कूदना कर सकते हैं। रोप स्किपिंग जो होती है, स्किपिंग रोप से, उसको कर सकते हैं। जिसकी 10 बार कूदने की क्षमता है वो 10 बार, और जो 100 बार तक कूद सकते हैं, उससे क्या होगा, उससे एकदम से फेफड़ों की एफिशिएंसी आपकी जनरेट होना चालू हो जाएगी। अगर रस्सी मान लीजिए नहीं है और बाजार में दुकानें अभी बंद हैं, तो ये बहाना मार करके कि रस्सी मिल नहीं रही है हम नहीं कर पाएंगे इसको, इसकी बजाय आप बिना रस्सी के ही हाथों को इस तरीके से चलाते हुए
और कूदना चालू कर सकते हैं। बिना रस्सी के भी आप उछलना चालू कर सकते हैं, जंपिंग जिसको बोलते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं आप। जो कुछ भी आप करना चाहें तो 10 बार से लेकर के जिसकी क्षमता 100 बार करने की है वो 100 बार कर सकता है। बहुत अच्छा फायदा है इससे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे कि एड़ियों में दर्द वाला या घुटनों में दर्द वाला रोगी अगर इसको करेगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, घुटने और एड़ियों का दर्द बढ़ सकता है इससे, ये ध्यान रखें। इसके बाद फिर आती है बारी प्राणायाम की, वायु चिकित्सा की। तो प्राणायाम में आजकल देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमियां पड़ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है लोगों को, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कम हुआ, बाहर से ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, समस्या आ गई। तो बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखें। आप अपने फेफड़ों को बहुत मजबूत रखें ताकि फेफड़े अच्छी मात्रा में बाहर से ऑक्सीजन को, हवा को लें और उस हवा में से ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचा दें और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे तरीके से बाहर निकाल दें। ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज़रूरी है और ये प्रोसेस प्राणायाम से बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। प्राणायाम में आप दीर्घ श्वसन कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है। इसमें आपको अनुलोम विलोम या फिर भस्त्रिका या फिर कपालभाति बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जो ज़रूरी पार्ट है वो ये है कि ज़्यादा मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन जाए और ज़्यादा मात्रा में शरीर में से अनऑक्सीकृत जो वायु है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, वो शरीर से बाहर निकलना चालू हो जाए। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो इसके लिए आप दीर्घ श्वसन कर सकते हैं, लंबी गहरी श्वास को भरा और भरी गई सांस को धीरे धीरे करके छोड़ दिया। आप अगर चाहें तो इसके लिए मेरे YouTube चैनल पर डॉक्टर रमाकांत शर्मा, लेट्स मेक एंड मेंटेन अवर सेल्फ हेल्दी, इसमें प्राणायामा पार्ट 1 और प्राणायामा पार्ट 2 करके वीडियोस हैं। इनमें आपको ये डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम ये किस तरीके से करना है वो पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये हो जाए। इसके बाद सवेरे बारी आती है खाने पीने की। तो खाने पीने में नाश्ता ज़रूर करें। लोग कह रहे हैं भूखे पेट ना रहा जाए, तो नाश्ता ज़रूर करना है और नाश्ते में कोशिश करी जाए अंकुरित अन्न अगर आप खा सकते हैं, अंकुरित मूंग हो गई, अंकुरित गेहूं हो गया, ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। अगर आपको कच्चा खाने से पेट में गैस बनती है तो आप इसको थोड़ा सा स्टीम कर सकते हैं, हाफ बॉयल कर सकते हैं, फिर उसको आप चबा के खा सकते हैं। अंकुरित में ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ईट योर लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स, खाने को पिएं और पानी को खाएं वाला जो प्रोसेस है उसको ज़रूर फॉलो करें। अंकुरित को अगर आप बिना चबाए खाएंगे, जल्दी जल्दी खा देंगे, क्योंकि हमारी आदत है जो भी हमको मिला हमने तो जल्दी जल्दी केवल पेट में भर देना है उसको। अगर उस तरीके से अंकुरित खाया जाएगा तो निश्चित ही अंकुरित बहुत गैस बनाएगा, पेट को फुला देगा। बहुत चबा, कच्चा जो भी है सलाद, अंकुरित फल, उसको बहुत चबा के खाने की आवश्यकता है, जिसमें अंकुरित सबसे ज़्यादा चबा के खाया जाना चाहिए। तो ये हो जाता है। इसके बाद फिर आपका खाना दोपहर का होता है। दोपहर के खाने में चपाती मोटे आटे की और सब्जी की मात्रा ज़्यादा, चिकनाई, मसाले और नमक थोड़ा कम मात्रा में हो, रोटी बहुत मोटे आटे की हो। अगर किसी को पेट की ज़्यादा समस्या होती है तो गेहूं के साथ थोड़ा जौ मिलाया जा सकता है। गेहूं के आटे का उपयोग जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। जौ और मक्के का आटा लिया जा सकता है। जिनका पाचन तंत्र थोड़ा अच्छे तरीके से मजबूत है वो चना भी मिलवा सकते हैं, क्योंकि चना प्रोटीन होता है। जिनके पाचन तंत्र में थोड़ी कमजोरी होती है वो प्रोटीन ज़्यादा नहीं पचा सकते, चने को पचा नहीं पाते वो, तो ऐसे लोगों को गेहूं और जौ का, और पाचन तंत्र जिनका मजबूत है वो गेहूं, जौ, चना, उसमें थोड़ी सी, अगर किसी को पेट की ज़्यादा समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है तो थोड़ी मेथी मिलवा सकते हैं। मेथी कब्ज निवारक है, अच्छे तरीके से पेट को साफ करवाने का काम करती है, तो वो भी अच्छी रहेगी। ये इस आटे को थोड़ा सा मोटा पिसवाया जाए और उसकी रोटी और सब्जी की मात्रा ज़्यादा, खूब सारी सब्जी, ये दोपहर का खाना हो जाए। दोपहर और शाम के खाने के बीच में आप थोड़े से फल खा लीजिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं कोशिश करें। अगर गला बहुत ख़राब है और खांसी आपको ज़्यादा हो रही है तो फिर सिट्रस फ्रूट्स थोड़े से उपयोग में ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि खटाई खांसी को बढ़ाने का काम कर सकती है। हालांकि कहा जा रहा है सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेकिन सिट्रस चूँकि विटामिन सी होता है, विटामिन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन है, इसलिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर किसी को कफ बहुत ज़्यादा है, बलगम आ रहा है कफ के साथ, तो फिर खटाई थोड़ा नुकसान करेगी। ऐसे समय में सिट्रस फ्रूट्स को थोड़ा सा अवॉइड किया जाएगा। शाम का खाना आप सूर्योदय के पहले खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर आप सूर्योदय के पहले नहीं खा पा रहे हैं तो मैक्सिमम 7:30 बजे के पहले पहले आप भोजन कर लें। लोग कहते थे कि हम 10-11 बजे दुकान से आते हैं, आजकल तो दुकानें बंद हैं, तो ये ऐसा समय है, हालांकि दुकानें बंद हैं, ये बड़ी ही समस्या का विषय है।
रोजगार लोगों के ठप हो रहे हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं वो पूरी अस्त व्यस्त हो रही हैं। लेकिन अब चूंकि समय ऐसा संकट का है जिस समय सभी को बड़े धैर्य से काम लेना होगा। और कहा जाता है कि धैर्य जिसने समय पे साध लिया वो अपने शरीर के हर चीज का अच्छे तरीके से अ, बचाव कर सकता है। शरीर में चाहे वो रोग हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कोई सामाजिक परिस्थितियां हों, चाहे वो आर्थिक परिस्थितियां हों, ऐसे हर समय में अगर धैर्य इंसान धर लेता है तो निश्चित ही धैर्य धरने का उसको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। तो धैर्य रखने का ही ये समय है। ऐसे समय में इन सब चीज़ों का निश्चित ही पालन किया जाना चाहिए। रात को सोने के पहले, ये शाम के खाने की बात हो जाती है, अब रात को सोने के पहले आप काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। काढ़ा, काढ़े के लिए लोग ये कह रहे हैं कि काढ़ा पीने से कुछ नहीं होता। काढ़ा पीने से, ये तो डेफिनेटली इस चीज़ को तो अपन भी मानते हैं कि एक दिन काढ़ा पी के आपको, ऐसा नहीं है कि एक दिन काढ़ा पीने से आप शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन काढ़ा अपना काम करेगा। अगर आप लगातार लंबे समय तक काढ़ा लेते रहेंगे तो निश्चित ही उस काढ़े से आपको लाभ होगा। काढ़े में क्या क्या मिलाना है? काली मिर्च मिला सकते हैं, सौंठ हो सकती है, अगर सौंठ नहीं है तो थोड़ा अदरक मिला सकते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो मुलैठी मिला सकते हैं, इसमें थोड़ी हल्दी मिला सकते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला करके एक गिलास पानी में डाल के इनको अच्छे तरीके से पानी को उबाला जाए और उस पानी को सिप कर करके हल्का गुनगुना रह जाए। उसके बाद उसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। शहद को और गुड़ को पानी में डाल के उबालना नहीं है। हाँ, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें पहले उबल जाएं, उसके बाद उसमें गुड़ डाल के थोड़ा मीठा कर लिया उसको, या शहद डाल के मीठा कर लिया हल्का निमाया गुनगुना सा रहने पर, और फिर उसको सिप कर करके पीना है। गले से गरम गरम सा वो जाएगा तो फिर से वो गले में गर्मी का सेक कर पाएगा, तो चिपके हुए कफ को, म्यूकोलाइटिक इफेक्ट होता है इसका, म्यूकस को धीरे धीरे करके छुटाना चालू करेगा ये। तो ये वाला काढ़ा आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। सब कुछ लेने के बाद रात को जब सारा खा पी के आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आपको फिर से एक बार गर्म पानी, हल्दी और सेंधा नमक डाल के पानी में उससे गरारे करना है, कम से कम 1 गिलास पानी से अच्छे तरीके से, और पूरे गले को अच्छे तरीके से साफ करके, पहले मंजन कर लिया और मंजन करने के बाद ये गरारे करके फिर आप सोएंगे। रात को मंजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोग जो है वो एरोजेनिक हो चुका है, समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हैं। ऐसे समय में अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ से रोग घुस रहा है शरीर में, उस जगह को प्रॉपर शुद्ध किया जाए। और कहा जाता है शरीर शुद्धो मनः शुद्धि। जैसे ही शरीर शुद्ध होगा, मन आपका शुद्ध रहना चालू हो जाएगा, और मन शुद्ध रहना चालू हो जाएगा तो भय जो मन में व्याप्त हो रहा है, धीरे धीरे करके वो भय समाप्त होना चालू हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए आप एक चीज़ का और अभ्यास कर सकते हैं इस समय में। एक होता है, आप नस्य कर सकते हैं नाक में, आइदर आप सरसों का तेल या फिर बादाम रोगन तेल या फिर गाय का शुद्ध घी, देसी गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध घी, वो आप नाक में हल्का सा गुनगुना करके एक एक 2 ड्रॉप लगा सकते हैं। पहले लोग नहाने के बाद सरसों का तेल ऐसे लेकर के उंगली से नाक में लगा लिया करते थे, नेजल लुब्रिकेशन का काम करता था। तो अच्छा है, आप नहाते समय भी लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको रात को सोने से पहले नाक में गुनगुना सा करके दोनों दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल सकते हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। जिसको कफ के लक्षण ज़्यादा आ रहे हैं उसको ये गरारे दिन में कम से कम 4 बार से ज़्यादा, 4 बार कम से कम, या फिर 5 बार 6 बार। गरारे में क्या करना है, गुनगुना पानी, सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिला के 4 से 5 बार ये गरारे करने हैं। कफ ज़्यादा है ऐसे समय में अपन थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन का काम कर सकते हैं। एक पतीले में, एक भगोनी में पानी डाला, उस पानी में थोड़े से सफ़ेदे के पत्ते या फिर कारबोल का कैप्सूल या फिर थोड़ी विक्स या फिर यूकलिप्टस ऑयल आने लग गया है। अगर सफ़ेदे के पत्ते मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सफ़ेदे का ही तेल आता है, यूकलिप्टस ऑयल बोलते हैं, मार्केट में मिल जाएगा। 1-2 ड्रॉप आप वो ऑयल पानी में डाल करके पानी को अच्छे तरीके से उबालें, उसकी भाप निकलना चालू हो जाए तो ऊपर से तौलिया ओढ़ के उस भाप को नाक से होते हुए, गले से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों तक ले जाना है। फेफड़ों को पूरा फुलाना है, सांस भरनी है, फेफड़ों को पूरा फुलाना है, फिर धीरे धीरे करके सांस को छोड़ देना है। आप इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए कर लें। अगर ज़्यादा कफ है, बलगम आ रहा है, तो इसको दिन में 3 से 4 बार रिपीट भी कर सकते हैं।
जिन्होंने आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रखा है, या फिर जिनको बीपी की समस्या रहती है या माथे में सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे समय में एक कोई कपड़ा लेके माथे और आंखों पर बांधें और उसके बाद फिर ये भाप लें। क्या होता है कि भाप अपन ले रहे हैं, आंखों की ये जो मेम्ब्रेन है ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। जैसे ही भाप लेते हैं, भाप यहाँ तो जाती है, यहाँ भी लगती है, तो जलन होना चालू हो जाती है। तो इस हिस्से को कपड़े से ढक के फिर आप इस भाप का उपयोग कर सकते हैं, भाप आराम से ले सकते हैं। तो नाक में घी हो गया, सफ़ेदे की भाप हो गई, गर्म पानी के गरारे हो गए अच्छे तरीके से, ये चीज़ें हैं, इनका आप उपयोग करें। इसके साथ में डीप ब्रीदिंग अगर हम ऐसे ही कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस भरना और छोड़ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो रेस्पायरोमीटर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजर आता है जिसमें 3 बॉल्स होती हैं, वो कोशिश करें कि लगभग लगभग हर घर में अभी मंगा के रख लिया जाए, और उस रेस्पायरोमीटर से उसमें हवा को खींचना भी होता है और उल्टा करके हवा को फूंक के भी आप बॉल्स को ऊपर उठा सकते हैं। तो कम से कम 50 बार सांस को खींचना है, जोर से बॉल्स को उठाना है ऊपर, फिर उसको पलट लिया, फिर फूंकना है हवा उसमें और जोर से फिर बॉल्स को ऊपर उठाना है, उठा के रखना है, खींच के भी बॉल्स को ऊपर उठा के रखना है, और फिर उल्टा करके फूंक करके भी हवा को बाहर छोड़ करके भी बॉल्स को ऊपर मेंटेन करवाना है, थोड़ी देर के लिए उस स्थिति को मेंटेन करवाना है। ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, बहुत फायदेमंद प्रोसेस है, इससे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, फेफड़ों में जमा हुआ कफ जो है वो ढीला होकर छूटना चालू हो जाता है, काफ़ी इफेक्टिव है ये। जिनको ऐसा लग रहा है कि सांस फूल रही है या फिर सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा समस्या आ रही है, सांस भरने में तकलीफ हो जा रही है, ऐसे लोग ऐसा भी कर सकते हैं, छाती और पीठ पर पीछे की तरफ से गर्म पानी की थैली से सिकाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए घरों में थैलियाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, एक पतीले में पानी को गर्म किया, एक तौलिया पानी में गीली करके और उसके बाद उसको पूरा निचोड़ के और वो गरम गरम तौलिया छाती पर और पीठ पर थोड़ी देर के लिए लगा ले, एक एक 2-2 मिनट का उस गर्म तौलिए से भी सेक कर सकते हैं। जिनके घरों में हॉट वाटर बैग्स हैं वो हॉट वाटर बैग से एक एक 1.5 मिनट के लिए आगे छाती पर और पीछे पीठ पर भी सेक कर सकते हैं। उससे जो जमा हुआ कफ है, ड्राई कफ जो है, एकदम ऐसे टाइप की जो खांसी हो रही है, कफ नहीं निकल के आ रहा है लेकिन खांसी ज़्यादा आ रही है, ऐसे समय में हम वो छाती पीठ का गर्म सेक भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, इनका उपयोग करें। और एक चीज़ विशेष तौर पर जो बोलना चाहूँगा कि जो मैं पहले भी बता रहा था, भय का माहौल जो व्याप्त हो रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया ही भय के मारे काँप रही है। तो विषादो रोग वर्धनम, ये बोला जाता है, चरक जी ने ही बोला है ये, कि विषाद जो है वो रोग को बढ़ाने का काम करता है। तो विषाद की अवस्था बड़ी खतरनाक स्टेज है, डरने की ज़रूरत नहीं है, संयम बरतने की ज़रूरत है। अब डरना नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे ना, हमको कोरोना से कतई डर नहीं लगता और हम तो बिना किसी एहतियात के, बिना किसी प्रिकॉशन के कोविड मरीजों का इलाज कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं उनमें, कुछ आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं उनमें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो हम इन सब चीज़ों का फॉलोअप करें, और अगर कहीं कोई समस्या लगती है, फिर भी कहीं किसी को कोई भी दिक्कत लग रही है, ऐसे समय में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भेज दूँगा। तब तक के लिए सभी सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, पूरे देश का ख्याल रखें। हो सके तो जितनी जिससे बन पड़े, आसपास के लोगों में अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं अगर आसपास के लोग, और अगर आप मदद कर सकते हैं तो एक दूसरे की मदद करने का बहुत अहम समय है ये। इसी समय कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में ही अपनों का पता लगता है। तो विपरीत परिस्थितियां हैं पूरी दुनिया के लिए, ऐसे समय में जिससे जिसके लिए जितना बन पड़े एक दूसरे का सहयोग करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।